अब बात आती है एरेज की। एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, बी इट प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जावा में एरे कलेक्शन होता है डेटा टाइप्स का। अब वो तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, हो सकते हैं, या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं। ये हमें आगे जाके समझ में आएगा। अब एरे जो है ये जावा में ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट किया जा सकता है। टू क्रिएट एन एरे वी यूज़ कीवर्ड न्यू। उनको क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एरे रेफरेंस नेम। ऐसा क्रिएट किया जाता है। अब वो तो देख के खैर समझ में आ ही जाएगा क्या है सिंटेक्स। इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट ARR इक्वल्स टू न्यू इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट में 10। तो ये हो गया इंटीजर एरे क्रिएट हो गया 10 लेंथ का। ओके, तो ये है। अब एक छोटा सा नोट है कि इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट ARR लिखें या फिर इंटीजर ARR स्क्वायर ब्रैकेट लिखें, इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है, ऑल्दो अगर हम सिंगल एरे डिक्लेयर कर रहे हैं एक बार में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और अगर हम मल्टीपल एरे एक बार में डिक्लेयर कर रहे हैं, उनका रेफरेंस एक बार में बना रहे हैं, डिक्लेयर तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ रेफरेंस बना रहे हैं। अगर इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट ARR कॉमा BRR, तो ये दो एरे बन गए इंटीजर के। लेकिन हम ARR के बाद अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो वो सिर्फ एरे बनेगा, और इंटीजर ARR स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा BRR, तो BRR नॉर्मल वेरिएबल बनेगा और ARR जो है एरे बन जाएगा। दोनों का एरे बनाना है तो इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे ARR कॉमा BRR, सिंपल। और हम जावा में सिंपली इंटीजर ARR 10 लिख के एरे क्रिएट क्यों नहीं कर सकते? इन जावा ARR is not an array, rather it is a reference to an array. So how can you give size to an reference? On the other hand, CLang, if we write integer ARR 10, then ARR is the name of array itself. So we can give it some size. That's the difference. अब एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं? पहले तो ये एरे क्रिएट करेंगे, मंथ्स का एरे क्रिएट कर रहा हूँ मैं। इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट मंथ्स इक्वल्स टू न्यू इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट 12। ये 12 का इंटीजर 12 लेंथ का इंटीजर एरे क्रिएट हो गया है। अब मैं मंथ्स नाम का एरे है, तो मंथ्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 इक्वल्स टू 31, मंथ्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू 28, मंथ्स स्क्वायर ब्रैकेट 2 इक्वल्स टू 31। ऐसे करके सारे जो 11 तक इंडेक्सेस हैं उन सब में वैल्यू डाल दूँ एक एक करके। बहुत लेंदी इनिशियलाइजेशन होगा ये। या फिर दूसरा मेथड है, आप एरे बनाते टाइम ही इनिशियलाइज कर सकते हो इनिशियलाइजर्स के थ्रू। इनिशियलाइजर्स वो याद होगा, इनिशियलाइज किसको बोलते हैं? इनिशियलाइजर्स वो होते हैं जो हम कर्ली ब्रेसेस में एक साथ सारी वैल्यूज दे देते हैं एक एरे को, उसको बोलते हैं। पर इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब एरे बना रहे होगे इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट मंथ्स इक्वल्स टू न्यू इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में सारी वैल्यू, इक्वल टू नहीं लगाना, स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद कर्ली ब्रेसेस में सारी वैल्यूज़ देना। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब पहले स्क्वायर ब्रैकेट न्यू इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट 12 लिख रहे थे, तो इस बार इनिशियलाइजर के साथ देते हो आप वहाँ पे वैल्यू नहीं दे सकता, उसको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। वो जावा समझ जाएगी कि आपने जितने इनिशियलाइजर्स में जितनी वैल्यूज़ दी है उतनी लेंथ होगी स्ट्रिंग के एरे की। अब उसमें आती है बात थर्ड तरीके की। हम इसी तरीके को अगर थोड़ा एनहेंस कर सकते हैं, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट मंथ्स इक्वल्स टू डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन दे सकते हैं। हमें न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं अगर हम एक ही लाइन में इसको इनिशियलाइजर क्रिएट कर रहे हैं तो। अब ऐसा नहीं कर सकते आप कि पहले आपने रेफरेंस बना दिया इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट मंथ्स, एक लाइन ख़त्म हो गई, दूसरी लाइन में आप मंथ्स इक्वल्स टू इनिशियलाइजर लिख रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू दे रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको दूसरी लाइन में करना है तो मंथ्स इक्वल्स टू न्यू इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस में 31, 32, 20, ठीक है।
तो इनिशियलाइजर्स के साथ देना है तो एक ही लाइन में देना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ओके ओके ओके। अब एक बात आती है, अगर 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 आपने नेगेटिव साइज दे दिया एरे को, तो नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा, सॉरी। डी एलोकेशन ऑफ डायनेमिक ब्लॉक्स, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अब आप डी एलोकेशन कैसा कर सकते हो डायनेमिक ब्लॉक्स का? तो टू अंडरस्टैंड डी एलोकेशन वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ गार्बेज ब्लॉक्स। गार्बेज ब्लॉक्स क्या होते हैं? गार्बेज ब्लॉक्स वो होते हैं जैसे कि हमने कोई क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, वो ब्लॉक है एक तरीके से, ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लॉक है, मेमोरी हीप में कहीं स्टोर्ड है। अब आपका कोई रेफरेंस उसको पॉइंट कर रहा है तो वो यूज़ में है। अब आपने उस रेफरेंस को हटा दिया या फिर वो रेफरेंस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लग गया, तो वो जो ऑब्जेक्ट था उसको तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट नहीं कर रहा है, तो वो हो गया गार्बेज ब्लॉक। जिस ऑब्जेक्ट का कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं करता है वो गार्बेज ब्लॉक हो जाता है और फिर वो यूजेबल नहीं रहता है, उसको थोड़ी देर बाद गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट करके ले जाता है। तो ये हुई बात। अब गार्बेज कलेक्टर की बात करें, गार्बेज कलेक्टर जो होता है JVM में होता है। टू कलेक्ट दिस गार्बेज ब्लॉक्स फ्रॉम मेन मेमोरी एंड deposit them into free pool, back into free pool. Java internally uses software named as garbage collector, जो कि JVM में यूज होता है, JVM में होता है। garbage collector periodically scans programs memory area, identifies garbage blocks and submit them into free pool. The programmer is completely unaware of this activation process of garbage collector. So in Java, dynamic blocks or objects have undetermined lifetime, as they are created on programmer's request and deallocated deallocation is exclusively handled by JVM. Okay. गार्बेज कलेक्टर जो ओकेजनली रन करता है और हीप एरिया में गार्बेज ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके उनको फ्री पूल में वापस भेज देता है। गार्बेज कलेक्टर JVM में इतना फ्रीक्वेंटली रन नहीं करता है। पाइथन का गार्बेज कलेक्टर तो बहुत एक्टिव होता है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट फ्री होता है गार्बेज बनता है उसको वैसे ही कलेक्ट करके वो फ्री पूल में डाल देता है। जावा का गार्बेज कलेक्टर थोड़ा लेजी मॉडल पे बेस्ड होता है, जो कि एक थ्रेशोल्ड मेमोरी लिमिटेशन के थ्रेशोल्ड पे रीच करने के बाद ही उसको एक्टिव करता है वो। ओके। अब ARR.length की बात कर लें हम। ये होती है प्रॉपर्टी, लेंथ की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज आर स्पेशल मेथड्स which we can call without using parentheses. Programmers can develop properties in their classes. By using this property, we can easily get the size of an array. The length of property can be used on any type of array. It is read-only property. Nothing can be assigned to the length. तो एक array है, उसमें सब वर्क कर रहा हूँ मैं, उसकी लेंथ चाहिए, तो ARR.length, उससे हमें उसकी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है। अब बात आती है काफ़ी पुराने टॉपिक की, फॉर लूप के। एनहेंस्ड फॉर, एनहेंस्ड फॉर का एक ही यूज़ है, हम उससे वैल्यूज़ लेके उनका यूज़ कर सकते हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। बस अगर आपको वैल्यूज़ चेंज करनी है उस एरे में तो आप एनहेंस्ड फॉर का यूज़ मत करो, क्योंकि एनहेंस्ड फॉर जो होता है वो सिर्फ वैल्यूज़ को एक्सेस करने के काम में आता है, उन्हें मॉडिफाई करने के काम में नहीं आता है। तो हमें मोस्टली एनहेंस्ड फॉर हम वैल्यूज़ प्रिंट कराने के लिए करेंगे। तो इसका सिंटेक्स होता है फॉर ब्रैकेट में इंटीजर x
कॉलन ARR, मतलब ARR में जितने इंटीजर्स हैं उनको एक एक करके एक्सेस करवाते जाएगा और फिर उन पे वो जो लूप में जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। मॉडिफाई नहीं कर सकता, बस प्रिंट करवा सकता है, कुछ उनको किसी चीज़ में ऐड कर सकता है, ऐसा कुछ। तो ये हो गया एनहांस्ड फॉर लूप। इसका एडवांटेज क्या है? टेस्ट कंडीशन नहीं होती, इसमें इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ता, इनिशियलाइजेशन नीडेड नहीं है, बस सिंपली छोटा सा लूप है। ड्रॉबैक क्या है एनहांस्ड फॉर लूप का? एरे कैन नॉट बी ट्रेवर्स फ्रॉम एंड, हमें हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से एरे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। एरे कंप्लीटली ट्रेवर्स होगी, एग्जिट नहीं कर सकते आप बीच में। वेरिएबल हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड इन द लूप ब्रेस, इट इज़ द पार्ट ऑफ सिंटेक्स। मतलब आप इंटीजर ए कॉलन ARR लिखते हो तो इंटीजर वहाँ पे जो है उस ब्रैकेट में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, आप बाहर उस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो पार्ट है सिंटेक्स का। वी कैन ओनली परफॉर्म रीड ओनली ऑपरेशंस, रीड ओनली ऑपरेशन ही कर सकते हैं हम, ट्रैवर्स कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते एरे में। ये ड्रॉबैक्स हैं कुछ, पर चलेगा। 2D एरे की बात आती है अब। 2D रेक्टेंगुलर एरे होते हैं, दो टाइप के 2D एरे होते हैं, रेक्टेंगुलर 2D एरे और जैग्ड 2D एरे। रेक्टेंगुलर मतलब कि हर रो में कॉलम्स बराबर होंगे। जैग्ड में हर रो की लेंथ अलग अलग हो सकती है, मतलब अलग अलग कॉलम तो क्या ही होंगे, उसमें लेंथ अलग अलग हो सकती है। रेक्टेंगुलर में रो की लेंथ सेम होती है हमेशा। रेक्टेंगुलर 2D एरे की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि 1D एरे का सिंटैक्स था INT स्क्वायर ब्रैकेट ARR, इसमें INT स्क्वायर ब्रैकेट ARR, 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो वो 2D एरे को रेफर करेगा। मतलब जितने आपको डायमेंशन बनाने उतने स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ आप। अब इसमें एक थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हम फेस कर सकते हैं कि 2D एरे आखिरकार बन कैसे रहा है। तो बात आती है, अगर हम 2D एरे को ARR जो भी बना है उसको हम बोलेंगे कैसे, उसको एक्चुअली बोलते क्या है? तो ARR is a reference to an array of references to an array of integers. That's something astounding. देखो, जो 2D एरे होता है वो बहुत सारे एरेज का, एड्रेसेस का, रेफरेंसेस का एरे होता है। जैसे कि अगर 3x4 का एरे है तो उसमें 3 रोज होगी, मतलब 3 एरे होगी और उन तीनों एरे के जो एड्रेस है, बेस एड्रेस, वो आके स्टोर होंगे हमारी एक एरे में, तीन बॉक्स के एरे में। तो पहले रो का बेस एड्रेस था 2000, तो वो इस एरे के 0th इंडेक्स पे आएगा। तो दूसरी एरे का 3000 था, वो 1 पे आके स्टोर होगा। वो तीसरी एरे का एड्रेस था 4000, तो वो 2nd इंडेक्स पे आके स्टोर होगा। और फिर ये जो एरे है इसका एड्रेस हमारे ARR में पॉइंट करेगा। ARR जो रेफरेंस है वो इस एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो ARR is a reference to an array of references to an array of integers. Okay? इसमें भी हम लेंथ निकाल सकते हैं, पर लेंथ किसकी निकलेगी? लेंथ हमारी पहली रेफरेंस की निकलेगी। पहली जो एरे ऑफ रेफरेंसेस है उसकी निकालेंगे तो भी निकाल सकते हो, और एरे ऑफ इंटीजर्स की निकालेंगे तो वो भी निकाली जा सकती है। अब आती है दूसरी एरे, जैग्ड 2D एरे। जैग्ड 2D एरे में वही बात है, इसमें हम बस डिफाइन कर देंगे कि कितने हम रोज लेने वाले हैं और फिर हर रो की लेंथ अलग अलग रख सकते हैं। ये हो गया जैग्ड 2D एरे, सिंपल एज फक बॉय। तो ये हो गया हमारा एरेज। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रो। ओके।